शुभम उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। रिया ने अपने पति शुभम से कहा। कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान न हो। शुभम ने उत्तर दिया। अरे परेशान कैसे न हूँ, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाले भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूँ या ऑफिस जाऊँ? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। रिया खींच कर बोली। शुभम तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। रिया मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। शुभम जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। रिया क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग हैं। शुभम गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? रिया मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हुए रिया अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है श्रद्धा जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी, यह कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से श्रद्धा जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। शुभम उनका इकलौता बेटा और रिया उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। प्रिंस उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी श्रद्धा जी के ही कंधों पर ही आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते प्रिंस की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सही से काम नहीं करती हैं, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर श्रद्धा जी अपनी ही घर है, बेटे बहू पोते ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनके घर में इज्जत नहीं थी। रिया तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपना बेटे शुभम के मुँह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो रिया को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, प्रिंस की भी चिंता नहीं रहती। शुभम की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए और उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देने दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और प्रिंस की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है, वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो श्रद्धा जी सुन न सकी। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें, क्षुब्ध हो गया था उनका मन यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दें, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी। पर रिया की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना रिया को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं अपने काम में लग गई थी। श्रद्धा जी के पति सुरेश जी एक किसान थे, दूसरों की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद थी नहीं, 1-2 कमरे का छोटा सा अपना ही मकान था। शुभम उनकी इकलौती संतान शादी के 11 सालों बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों शुभम की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और शुभम भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। शुभम ने फ़ोन कर उन्हें बताया था कि नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए थे। श्रद्धा जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। शुभम, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अब इसे छुट्टी ना मिलेगी, 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद शुभम आया 2 दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों ने के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे, लेकिन शुभम की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि शुभम ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? श्रद्धा जी ने शुभम से पूछा।
माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ रिया के पिता ही शादी का सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना न हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। शुभम हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे। बस फ़ोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजारते रहते थे। पर पति की मृत्यु उपरांत शुभम गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले लाया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी श्रद्धा जी अपने पोते प्रिंस को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से रिया खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी श्रद्धा जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे, शुभम ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ, श्रद्धा जी ने कहा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई, शुभम ने कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ, श्रद्धा जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं, मगर कहाँ और क्यों? शुभम और रिया एक साथ बोल उठे। श्रद्धा जी के जाने की बात सुनकर रिया और शुभम दोनों ही चौंक गए थे। रिया के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था, ये सोचकर कि अब घर का और प्रिंस का कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से श्रद्धा जी आई हैं तब से तो वे घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारा काम और प्रिंस की देखभाल सब श्रद्धा जी ही करती थी और वे दोनों निश्चिंत थे और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गाँव का मकान भी नहीं है और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? शुभम ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने की सबकी व्यवस्था हो गई है। क्या? कहाँ रहेंगी आप? शुभम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और आप उसे धूल में मिला रही हैं। शुभम गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आप देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? रिया भी शुभम के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। रिया की बात सुनकर श्रद्धा जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूँगी और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा। श्रद्धा जी की बात सुनकर रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो, आखिर तुम्हारी माँ हूँ। अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। श्रद्धा जी शुभम और रिया की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। शुभम रिया अवाक खड़े देखते रह गए थे।